रवि, आपके बिजनेस को तो अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया था क्योंकि आप फाउंडर्स को जानते थे। उस केस का क्या करेंगे जिस केस में उनकी डायरेक्ट फाउंडर से जान पहचान नहीं है? ये बोलना कि नहीं यार मेरी जान पहचान नहीं है, इस वजह से मेरी एक्विजिशन नहीं हो पा रही है, ये गलत है। यानी कि आपका बिजनेस इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है कि आपकी जान पहचान हो। बिजनेस अगर सेल करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं या आप बिजनेस फंडिंग उठाने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इज गोइंग टू वर्क। मैं ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ या इसलिए मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये गलत बात है। मैं मैराथन भागना चाहता हूँ बट मेरी हालत नहीं है, मेरे को पता है कि मैं मैराथन नहीं भाग सकता। तो चाहने से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू टेक अ लॉजिकल डिसीजन कि आप क्या कर सकते हो। काफी सारे बिजनेसेस के अंदर मैंने लोगों को देखा है, वो लोग अटैच हो जाते हैं किसी आइडिया से, किसी नाम से, किसी बिजनेस से। आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। आप रैशनल अप्रोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और अगर आपको रैशनली लगता है कि हाँ ये धंधा बैकफुट पे है, ये धंधा डूब रहा है, छोड़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं हांडा का फंडा के फाउंडर रवि हांडा, जिन्होंने अपनी साइट बनाई और उसे अनअकैडमी को सेल करा। तो किस तरह से उन्होंने ये बिजनेस क्रिएट करा था और कैसे सेल करा, ये पूरी जर्नी हम उनसे ही जानेंगे। सो रवि, वेलकम टू माय शो। हैप्पी टू बी हियर। तो रवि, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से करी। उसके बाद में मैं IIT खड़गपुर गया, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसके बाद में मैंने IMS कलकत्ता के अंदर कैट कोचिंग में ज्वाइन किया। वहाँ कुछ टाइम तक काम करने के बाद में मैंने एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप ज्वाइन करी, माइंटिकल के नाम से। वहाँ मैंने साल भर के आसपास काम किया और फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया 2012 में। 2012 से लेट 2020 अर्ली 2021 तक मैंने अपना वो बिजनेस चलाया। उसके बाद में मैंने वो बिजनेस अनअकैडमी को बेचा। फिर उसके बाद में मैंने अनअकैडमी के साथ में कुछ 1.5-2 साल तक काम किया एंड देन आई डिसाइडेड टू कॉल इट क्विट्स। तब से मैं रिटायर्ड घर पे बैठा हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया कहाँ से आया? आप IIT बैकग्राउंड से थे, तो पहले आपने IMS ज्वाइन करा, आप वहाँ पर बच्चों को कैट की प्रिपरेशन कराते थे, जबकि आपने खुद IIM ज्वाइन नहीं करा IIT के बाद। तो ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? मैंने कॉलेज में रह के एक बात मुझे इतनी समझ में आ गई कि मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे स्किल सेट्स के अंदर मुझे बहुत कम चीजें और आती थी, बट मैथ्स मेरी हमेशा से अच्छी रही है। सो दी ओनली वे टू मोनेटाइज दैट वाज कि मैं मैथ्स मेरे को आती है तो मैं मैथ्स पढ़ाऊं। और मैथ्स पढ़ाने के लिए जो मेरे को सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन, खड़गपुर में था तो कलकत्ता के अंदर मेरे को जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन मिला वो मुझे IMS के अंदर कैट कोचिंग का ऑप्शन मिला। आसान था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया। आपने कोचिंग स्टार्ट करी, उसके बाद आपने 3-4 साल बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया था आपको? कैट कोचिंग एज अ फील्ड जो है उसके अंदर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उतना ज्यादा टीचर्स को पैसा नहीं मिलता है। ओके। जैसे कि अगर आप IIT JEE की कोचिंग में हैं तो IIT के टीचर्स की सैलरी विद देयर एक्सपीरियंस काफी जल्दी बढ़ती रहती है। बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम कैट कोचिंग के अंदर टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ती है। तो अब या तो आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी आप ले लीजिए, दैट बिकम्स वन पर्टिकुलर रूट, या आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर से मैनेजमेंट वाले रोल के अंदर शिफ्ट हो जाइए कि मैं यहाँ का रीजनल मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ एंड ऑल दैट। दैट इज वन वे टू ग्रो अ करियर। एंड द थर्ड वे टू ग्रो अ करियर इज कि आप अपनी ही कोचिंग शुरू कर लीजिए। तो इन 3 के अंदर मुझे लगा कि मैं अपनी कोचिंग शुरू करता हूँ तो उससे पैसा बनाना आसान होगा। और अब जब मेरे को अपनी कोचिंग शुरू करनी है तो मैं या तो ऑफलाइन कर सकता था या मैं ऑनलाइन कर सकता था। मुझे ये लगा कि ऑनलाइन कोचिंग, ये 2012 के आसपास की बात है, आज की डेट में तो ऑनलाइन कोचिंग चालू करना ये सब बहुत ही आम बात हो गई, इजी हो गया है काफी। बट 2012 में इतने लोग कर नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि एक सर्टेन एडवांटेज रहेगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं ये कर रहे हैं, मैं करूंगा तो चलने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड ऑनलाइन कोचिंग इवन आज की डेट में भी अगर आप सोचोगे कि आपको कुछ
ऑनलाइन कोचिंग चालू करनी है वर्सेस एक सेंटर चालू करना है, आज भी ऑनलाइन कोचिंग चालू करना सस्ता है, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम रहता है। इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग 2012 में चालू करी। तो आप 2012 में आपने ये साइट बनाई हंडा का फंडा, तो आइडिया कहाँ से आया? ये नेम बहुत आपने अच्छा रखा है, आप ही के सरनेम पर भी रखा है, लेकिन कोई स्पेशल रीजन ये नेम रखने का? आप एक्चुअली ये हांडा का फंडा जो वेबसाइट थी, ये तो मैंने 2007 या 2008 में ही बना ली थी। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जीके वगैरह के अंदर रहा है, तो वेबसाइट के ऊपर मैं अपने पहले क्विजेस वगैरह डाला करता था। मैंने फिर 2010-11 के अंदर एक किताब भी लिखी थी, तो उस किताब को प्रमोट करने के लिए भी ये काम में आ जाती थी। तो ये वेबसाइट मेरे पास में हमेशा से थी कि मेरे को कुछ भी करना है, बिकॉज द नेम इज लाइक हांडा का फंडा, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं उसको कर सकता हूँ टू बी। और जहाँ तक नाम की बात है कि ये नाम कहाँ से आया, एक पिक्चर आई थी हसीना मान जाएगी करके, उसके अंदर संजय दत्त एंड गोविंदा थे, उसके अंदर गाना था एक अंडे का फंडा, अंडे का फंडा। तो उससे इंस्पायर होके मैंने ये नाम रखा था। आपने रवि अभी बताया कि आपने एक बुक भी लिखी है, तो क्या नेम था बुक का? बिज वर्ल्ड। बिज वर्ल्ड किस बारे में थी? बिजनेसेस के बारे में, कि पिछले 100-150 साल में जो बिजनेसेस बने हैं उनकी क्या हिस्ट्री है। BMW का नाम BMW क्यों है, मर्सिडीज के लोगों के अंदर वो 3 स्टार हैं, वो 3 स्टार क्यों है, और ये सारी ट्रिविया वगैरह के बारे में एसोसिएट करके उसके ऊपर मैंने वो किताब लिखी। तो 2012 से 2020 तक आपने हांडा एजुकेशन रन करा, सब अच्छा चल रहा था, आपका कोर्स भी सेल हो रहा था, आप अच्छा अर्न कर रहे थे, तो ये अनअकैडमी को सेल करने का प्लान कहाँ से आया? 2-3 रीजंस थे। एक तो जो बिजनेस है वो 2016-17 तक आते आते द बिजनेस वाज डूइंग रियली वेल। पोस्ट जियो देयर वाज एन इंटरनेट बूम इन द कंट्री। विद दैट इंटरनेट बूम हम लोगों के कस्टमर बेस तो बड़ा ही बड़ा, बट 2017 के बाद में फिर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। 2020 तक आते आते कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया था, एंड आई कुड विजुअलाइज कि अगले 3 साल 5 साल के अंदर ये बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो 2020 तक आते आते बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी इस स्पेस के अंदर आ गए थे। तो मेरे पास में एक ऑप्शन तो ये था कि मैं कुछ इनोवेट करूं, कुछ नया करूं जिसके बेसिस पे बिजनेस सरवाइव करे। वैसा मेरे पास में कोई आइडिया भी नहीं था और मेरी एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी भी नहीं थी। सो दी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वाज कि मैं किसी बड़ी मछली के साथ में अपने आप को अटैच कर लूं। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ कि अच्छा हाँ, किसी बड़ी मछली के साथ में रहूंगा तो मैं एक सर्वाइव कर पाऊंगा, लॉन्गर पीरियड तक चला पाऊंगा। दैट वाज वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट वाज आई न्यू कि मेरे को जल्दी रिटायर करना है, मेरी काम करने की बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं है। आप नौकरी को अगर चाहो तो कल नौकरी आप छोड़ सकते हो इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट। बिजनेस को आप ऐसे ही एक दिन में नहीं छोड़ सकते। तो बिजनेस को एक बंद करने का तरीका चाहिए, एंड सेलिंग द बिजनेस इज अ डिसेंट वे ऑफ शटिंग इट डाउन। ये सब रीजंस थे। तो रवि, आपने ये एक डिसीजन लिया कि आपको अपने बिजनेस को सेल करना है और आपने अनअकैडमी को सेल कर दिया, पर पूरी प्रोसेस क्या रही थी? क्या प्रोसेसर था? कैसे आपने उन्हें रीच आउट करा या उन्होंने आपको रीच आउट करा? ये सब कैसे हुआ था? श्योर। तो एडटेक के अंदर मैं इतने साल से काम कर रहा था, तो एडटेक के अंदर मेरी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत पहले से बनी हुई थी। अनअकैडमी के जो फाउंडर्स हैं उनको मैं 2016-17 से मैं पहले से जानता था। मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग बाईजूस में, कुछ जान पहचान वाले लोग अपग्रेड में, हमेशा से उस सर्कल के अंदर मिलना जुलना हमेशा से था। उस वजह से मेरे लिए बहुत ही आसान था उन लोगों से मिलना और बात करना, बिकॉज आई एम इन द सेम स्पेस। और अनअकैडमी वाले स्पेसिफिकली, अनअकैडमी वाले अलग अलग टाइम पे मेरे को रीच आउट करते रहते थे कि क्या हम लोग ये कैंपेन साथ में कर सकते हैं, क्या हम लोग कुछ काम साथ में कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को जानता ही था। उन लोगों को फिर जब उन्होंने रीच आउट किया कि हम लोग ये क्या छोटा मोटा काम कर सकते हैं, तो मैंने उनको छोटा मोटा क्या भाई साहब, आपको पूरी कंपनी लेनी है तो आप कंपनी ले लो। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आफ्टर दैट, व्हाट द मनी इन्वॉल्व्ड इज। सो दैट इज हाउ द कॉन्वर्सेशंस स्टार्टेड। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुए थे हमारे, उसके 5-6 महीने के अंदर फिर वो कॉन्वर्सेशंस उतने आगे बढ़ नहीं पाए। फिर वापस से कॉन्वर्सेशंस जब सेकेंड टाइम चालू हुए, तब रोमन सैनी जो
फाउंडर है अन अकेडमी का, उससे मेरी डायरेक्टली कॉन्वर्सेशंस हुए और तब चीज़ें काफ़ी फास्ट और स्मूथली मूव करी, बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग टू द फाउंडर, डिसीजन मेकिंग जो है वो मेजॉरिटी उसी को लेनी है. हम लोग ब्रॉडली कुछ टर्म्स के ऊपर अग्री किए, देन दी लॉयर्स गेट इन्वॉल्व, देन दी उनकी जो फाइनेंस टीम के अंदर है कि अच्छा हाँ क्या वैल्यूएशन होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कैसे आपके ईसॉप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें निटी-ग्रिटीज डिसाइड होने में 1 महीना के आसपास और लगा. 1 महीने के आसपास फिर उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन उनको दे रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे पास में 100 बच्चे हैं तो होने चाहिए एक्चुअली. तो उन लोगों को महीना भर के आसपास फिर उसको चेक वेक करने में कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा मैंने दिया है वो सही है या नहीं है, वो लगा. देन उसके बाद में दी अग्रीमेंट गॉट साइन. आई थिंक मार्च 2021 में हम लोगों का अग्रीमेंट साइन हुआ था और कॉन्वर्सेशन हम लोगों का नवंबर या दिसंबर 2021 में रोमन के साथ में मेरा कॉन्वर्सेशन चालू हुआ था. रवि, आपके बिजनेस को तो अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया था क्योंकि आप फाउंडर्स को जानते थे, लेकिन उस केस का क्या करेंगे जिस केस में उनकी डायरेक्ट फाउंडर से जान पहचान नहीं है? वो कैसे अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं? देखिए, फाउंडर, पहली बात तो फाउंडर्स को डायरेक्टली जानना जरूरी नहीं है. सेकेंडली, अगर आपने कोई भी बिजनेस बिल्ड किया है और आपने इस लेवल पे उसको बिल्ड किया है कि उसका एक्विजिशन हो सके, एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो जिस स्पेस में आप हो उसी स्पेस में आपको कोई एक्वायर करेगा. अगर आप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हो तो स्टील वाला तो करेगा नहीं, और अगर आपकी सीमेंट की फैक्ट्री अच्छी चल रही है, ग्रो हो रही है, तो सीमेंट की जो बड़ी फैक्ट्री वाले लोग हैं वो आपको जानने लग जाएंगे. आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप उस स्पेस में अपना एक नाम बना लोगे. आप अपना नाम बनाओगे, आपका नेटवर्क अपने आप बनता चला जाएगा. ये बोलना कि नहीं यार मेरी जान पहचान नहीं है, इस वजह से मेरी एक्विजिशन नहीं हो पा रही है, ये गलत है. यानी कि आपका बिजनेस इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है कि आपकी जान पहचान हो. सो आई डोंट रियली थिंक कि फाउंडर्स को जानना या नहीं जानना बहुत मुश्किल है. अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा धंधा बना रहे हो, उस फील्ड में लोग आपको जानने लग ही जाएंगे. रवि, जब अनअकैडमी ने आपके बिजनेस को एक्वायर कर लिया, उसके बाद भी 1.5-2 साल आप उनसे जुड़े रहे, आपने वहां पर भी काम करा है, फिर आपने वो छोड़ क्यों दिया? तो पहली बात तो मैं उनके साथ में जुड़ा इसलिए बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी आपका एक्विजिशन होता है कंडीशंस रहती हैं कि इसके बाद में आपको इतना टाइम ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट. वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से मेरे को वहां पे काम करना पड़ रहा था. फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, इतना मैं बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट टू द बॉटम लाइन में कर नहीं पा रहा था. तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अच्छा हाँ, तुम क्या और ज्यादा काम करना चाहते हो. उन्हारा मुझसे ये सवाल था. मेरी बहुत ज्यादा काम करने की कोई श्रद्धा थी नहीं. मैं तो पहले से ही सोच के बैठा था कि हाँ यार मेरे को तो रिटायर करके घर बैठना है. तो इसलिए मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया. रवि, तो अभी आप रिटायर हो चुके हैं, आप 40 इयर्स के हैं और 40 इयर्स पे आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो इसका रीजन क्या था? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अर्न कर रहे हैं, सब जगह से पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर आपने रिटायरमेंट का क्यों सोचा? देखिए, एक तो ये बात है कि आप काम करते क्यों हो, फंडामेंटल क्वेश्चन. आप काम इसलिए करते हो कि आपको वो काम अच्छा लगता है, या वो काम करके आपको कुछ मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको पावर मिलती है, आपको पैसा मिलता है. मेरे पास में जिसे कहते हैं कि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में मैं था उसमें पावर और रिकॉग्निशन जैसी तो कोई बहुत ज्यादा चीज है नहीं. आई वॉज इसेंशियली अ टीचर. दूसरा ये होता है कि आपको काम में मजा आता है. इतना मेरे को कोई मजा आ नहीं रहा था. एक और होता है कि उससे पैसा मिलता है. पैसे की मेरी जो नीड थी वो मेरी पूरी हो चुकी है कि अच्छा मैं और पैसा कमा के करूंगा क्या. तो कोई रीजन नहीं था मेरे लिए काम को कंटिन्यू करते रहने का. स्पेशली एक हाई पेइंग, हाई स्ट्रेसफुल जॉब में काम करने का कोई रीजन नहीं था. उसकी बजाय मैं अब ये प्रेफर करता हूं कि मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा. जैसे कि मनी कंट्रोल वेबसाइट के लिए मैं कुछ आर्टिकल्स आजकल लिख रहा हूं. मैंने किसी के लिए मैं कोई क्विज बना के दे दे रहा हूं या क्रॉसवर्ड बना के दे दे रहा हूं. सो आई एम डूइंग दोज थिंग्स विच इंटरेस्ट मी. मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है देसी फायर पॉडकास्ट के नाम से. तो ये सारी चीजें मेरे को अब करने का मौका मिल जा रहा है. और
आई एम नॉट लुकिंग एट एनी ऑफ देम एज बिजनेसेस, क्योंकि अगर मैं एज अ बिजनेस देखता तो मैं बहुत कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स लिख रहा होता, या यूट्यूब चैनल पे मैं हर वीक एक वीडियो डाल रहा होता। तो मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जब इच्छा होती है, जब मूड होता है, कभी कभी तो 2 महीने तक कुछ नहीं डाला, कभी डालना हुआ तो 10 दिन में मैंने 3 वीडियोस डाल दिए। सो आई एम रनिंग ऑल ऑफ दिस एज अ हॉबी प्रोजेक्ट, और ये काम मैं नौकरी के साथ में नहीं कर पाता। तो यहाँ पर रवि ने बताया है कैसे आप अपनी लाइफ को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे आप रिटायरमेंट इतना जल्दी ले सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, किस प्लानिंग के साथ आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। रवि, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। आपने जब रिटायरमेंट लिया होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक रही होगी कि इस एज में इतना चाहिए, इस एज में इतना चाहिए, बच्चे के लिए इतना चाहिए। तो जो लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या लोग जो प्लान कर रहे हैं, उन्हें कब पता लगेगा कि यस दिस इज द राइट टाइम, अब ये एज आ गई है या मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो गया हूँ कि अब मैं रिटायर हो सकता हूँ? देखिए, काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन है ये, जो कि हर इंडिविजुअल की जो डिपेंडेंट्स हैं, हर इंडिविजुअल की जो सिचुएशन है उसके ऊपर निर्भर करेगा। बट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क अगर आप देखना चाहें तो ये होगा कि आप 2 चीजों का पता लगाइए। पहली, आपके करंट एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, लेट अस कॉल दैट नंबर एज एक्स। सेकेंड, कि आपके वन टाइम लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस आपको लगता है कि क्या होंगे, जैसे कि बच्चे को कॉलेज भेजना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है। ये सारे आपके हर साल तो नहीं होते। बिल्कुल। ये हो गया वाई। इन दोनों से आप एक 30x प्लस वाई, जो भी आपके एनुअल एक्सपेंसेस है उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी आपको लॉन्ग टर्म में लगता है कि मेरे को गाड़ी लेनी होगी या घर लेना होगा या मेरे को बच्चे को यूएस में मेडिकल पढ़ने के लिए भेजना है, उन सब का वाई हो गया। सो 30x प्लस वाई इज अ फॉर्मूला दैट वुड वर्क फॉर अ 40-year-old राइट नाउ। सो जस्ट मैं अगर कुछ एग्जाम्पल से बात करूं, मान लीजिए कि अगर आपकी हर महीने का खर्चा ₹1,00,000 के आसपास है, तो साल भर का खर्चा हुआ आपका ₹12,00,000। 30 टाइम्स दैट हुआ 3.6 करोड़। ये एक फिगर आ गया। उसके बाद में घर का, गाड़ी का, अगर आज की डेट में आपको एक फ्लैट लेना है, 1 करोड़ का फ्लैट हो गया। आपको एक गाड़ी लेनी है, 15 लाख की गाड़ी हो गई। बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने 35 लाख और अज्यूम कर लिया, तो ये 1.5 करोड़ का एक फिगर आ गया। 3.6 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ इज इसेंशियली योर नंबर राइट नाउ, जो कि 5 करोड़ के आसपास आता है। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो ये नंबर बड़ा होता जाएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो वाला नंबर बड़ा होता जाएगा। अगर आपको घर लंबा चौड़ा लेना है, एक फ्लैट 1 करोड़ के में आपका काम नहीं चलेगा, तो वो नंबर बड़ा होता जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, दिस नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपने अपना जो YouTube चैनल बना रखा है, मैंने उस चैनल को देखा, तो उसमें आप रिटायरमेंट के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो उस चैनल का पर्पस क्या है? कि सबको मोटिवेट करना कि भाई आप भी अर्ली रिटायरमेंट ले लीजिए, या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को नहीं लगता कि मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि मैं किसी को इतने बड़े लाइफ डिसीजन के बारे में मोटिवेट कर पाऊंगा। तो वो मेरा बिल्कुल गोल नहीं है। मेरा जो इससे उद्देश्य है वो एक क्रिएटिव आउटलेट का उद्देश्य है। आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे, मैंने 2002 में ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था। बहुत लोग तब आज से 20 साल पहले नहीं करते थे, क्योंकि मुझे ब्लॉग्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता था। फिर जब सोशल नेटवर्क्स आए, ऑरकुट, फेसबुक, लेटर ट्विटर, मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काफ़ी कंटेंट क्रिएट करता रहा हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं किसी बिजनेस के लिए या धंधे के लिए या किसी फाइनेंशियल मोटिव के लिए कर रहा था। ये मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं करता आ रहा था। मैंने अपना पहला YouTube चैनल 2008 में शुरू किया था। सो हमेशा से यही मेरा कुछ ये कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में कुछ कुछ करते रहने का एक इंक्लिनेशन रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरेस्ट रहे हैं। कभी मैथ्स में इंटरेस्ट था, कभी क्विजिंग में इंटरेस्ट था। आज से 2 साल पहले मैंने एक चैनल शुरू किया था जिसके ऊपर मैं सिंगल मॉल्ट की विस्की रिव्यूज करता था, क्योंकि वो इंटरेस्ट था। अभी आज की डेट में मेरा रिटायरमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं इस बारे में बातें कर रहा हूँ। उद्देश्य कि लोगों को इंस्पायर करना मुझे नहीं लगता है कि मेरी क्षमता है। रवि, आपने जो कोर्स स्टार्ट करा था वो ऑनलाइन था, 2012 में ही आपने स्टार्ट कर दिया था।
आपको ब्लॉगिंग आती थी, आपने एसईओ, सोशल मीडिया उस टाइम ही मैनेज कर लिया था? हाँ। ये सब आपने कहाँ से सीखा था? पढ़ के। सब पढ़ के आपने अपने आप सीख लिया? तो 2012 से 2020 तक आप अपनी साइट का वो खुद से मैनेज करते रहे सब कुछ? हाँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग तो मैं 2002 से कर रहा हूँ ना। अच्छा। तो 10 साल का मैंने ब्लॉगिंग 2002 में चालू की थी। मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो पिक्चरों के रिव्यू लिखता था, वो सारी चीजें करता था 2002 में। इट वॉज अ हॉबी ब्लॉग। तो ब्लॉगिंग की जहां तक बात है, सोशल मीडिया के ऊपर अगेन नॉट फॉर अ बिजनेस, मैं इंटरेस्ट था तो मैं वैसे ही सोशल मीडिया पे हमेशा से एक्टिव रहा था। अब वो सारे स्किल सेट तो मेरे बन ही गए थे, तो मैं उन्हें अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स के लिए भी यूज करता था और उन्हें मैं अपने बिजनेस के लिए भी यूज करता था। तो रवि, जब आपने ये ऑनलाइन कोर्स सेल करने का प्लान करा, आपको ये डर नहीं लगा कि ये जो कोर्स है ये कोई दूसरे के साथ भी शेयर कर लेगा तो मुझसे क्यों बाय करेंगे डायरेक्टली? ऐसा हो सकता है कि 10 बच्चे मिलके एक कोर्स को ही बाय कर लें। ये सब कभी चैलेंजेस आपके दिमाग में नहीं आए? नहीं, ये बिल्कुल चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बट पायरेसी को देखिए, एलिमिनेट तो कोई नहीं कर सकता है। मतलब मार्वल, सोनी नहीं पायरेसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूं। पर उसको कम करना, रेस्ट्रिक्ट करना, उसके टूल्स बहुत टाइम से अवेलेबल हैं। जैसे कि कुछ चीजें जो कि हमने करी, एक तो ये कि हमने साइमल्टेनियस लॉगिन्स को ब्लॉक करा। अगर तुम कोर्स यूज कर रही हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं वो कोर्स को यूज नहीं कर सकता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही आदमी वो कोर्स देखेगा। दूसरी चीज हमने इम्प्लीमेंट करी, कोर्स के अंदर कौन कौन से पोर्शंस तुमने देख लिए हैं उसकी एक ट्रैकिंग रहेगी। तो अगर तुम किसी से शेयर करती हो तो कोर्स की इफेक्टिवनेस और ट्रैकिंग वगैरह वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी, उसके अंदर एक टेस्टिंग का हम लोगों ने पार्ट रखा कि भाई वो कोर्स के साथ साथ आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। अब जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है वो ये बताएगी कौन से एरिया में आप अच्छे हो, कौन से एरिया में आप खराब हो। वंस अगेन, यू वुड नॉट लाइक दैट टू बी शेयर्ड। देन लाइव क्लासेस का भी उसके अंदर हम लोगों ने एक कॉम्पोनेंट रखा था। हम लोगों ने वीडियोस के डाउनलोड्स जो थे वो हम लोगों ने डिसेबल करके रखे थे। मैं मानता हूं कि आप उसको स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के बैठ जाओगे तो वो कर लोगे, या फिर भी 2 लोग 3 लोग, अगर मान लो हम 3 रूममेट्स हैं तो हम लोग शेयर कर लेंगे। लोग करते भी थे। बट एक आप मान लीजिए अब YouTube पे अनलिस्टेड वीडियोस बना के अगर आप कोर्स डाल देते हो तो उसका पायरेट होना बहुत आसान है। वर्सेस आप एक अच्छा LMS यूज करते हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हो, जिसके थ्रू आप कोर्स डिलीवर कर रहे हो, तो पायरेसी 0 कभी नहीं होगी, कम होगी। और योर बिजनेस शुड बी रोबस्ट इनफ टू हैंडल दैट। तो आई विल से कि भाई बिजनेसेस के अंदर तो आप आज की डेट में, अगर आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हो तो रेस्टोरेंट के अंदर भी खाना तो लोग वापस करते ही हैं कि उनको ये डिश अच्छी नहीं लगी। डोमिनोज भी पिज्जा डिलीवर करता है तो उसके 30 मिनट से ज्यादा हो जाते तो उसको फूड फ्री में देना पड़ता है। तो क्या इस वजह से वो अपनी पॉलिसी चेंज कर दे? नहीं, धंधा थोड़ी बंद होगा। तो ये धंधे की प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, बट ये प्रॉब्लम्स कभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमारा धंधा ही बैठ जाए। यस, इट वुड हिट आवर मार्जिन्स बट इट वुड नॉट पुश अस इनटू द लॉस पार्ट। तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार्ट से ही हम लोग इसके बारे में काफी कॉन्शियस रहे कि हम लोग अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने पेन ड्राइव्स के ऊपर कोर्सेज डिलीवर किए जिनके पास में अच्छा इंटरनेट नहीं होता था, तो उसके अंदर भी फिर हम लोग वो सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के उसको एनक्रिप्ट करके कंटेंट को डिलीवर करते थे ताकि उसकी पायरेसी नहीं हो सके। जितना आप कर सकते हो उतनी कोशिश करना आपको जरूरी है। आज के टाइम में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। पहले सबसे पूछते थे तो पहले लोग जॉब का नाम लेते थे, लेकिन अभी सबको लगता है नहीं, हम बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो जब आपकी जर्नी रही है तो इस जर्नी में भी कई बार डाउनफॉल भी आपने देखा होगा, तो आपने अपने को कैसे संभाला था? मैं हमेशा कोशिश तो कम से कम यही करता था कि मैं हमेशा एक रैशनल डिसीजन लूं। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन नंबर्स कि हाँ, यहाँ पे ये करूंगा तो सक्सेस की ये प्रोबेबिलिटी है और ये आउटकम होगा। सो इट्स प्योरली अ मैथ बेस्ड थिंग कि बिजनेस चालू करना वाज अ मैथ बेस्ड डिसीजन, बिजनेस बेचना वाज अ मैथ बेस्ड डिसीजन। किस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जरूर हो सकता है कि मैंने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 45% अज्यूम की थी
और वो फेल हो गया, पॉसिबल, आप 99% की भी प्रोबेबिलिटी पे भी ऐसा होता है, वो 1% फेलियर के चांसेस रहते हैं, बट योर डिसीजंस should be based rationally on math of it rather than an emotional aspect की. काफ़ी सारे businesses के अंदर मैंने लोगों को देखा है, वो लोग अटैच हो जाते हैं किसी आइडिया से, किसी नाम से, किसी बिजनेस से. आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक. ये आपका बच्चा नहीं है, ये एक बिजनेस है, तो आप रैशनल अप्रोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. और अगर आपको रैशनली लगता है कि हाँ ये धंधा बैकफुट पे है, ये धंधा डूब रहा है, तो छोड़ो. आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, सेल कर दिया. अब जरा हमारे व्यूअर्स के लिए भी टिप हो जाए जो बिगिनर्स हैं, कैसे वो भी इस तरह से एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको आगे सेल कर सकते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? देखिए, आप बिजनेस अगर सेल करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं या आप बिजनेस फंडिंग उठाने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इज गोइंग टू वर्क. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो वर्क नहीं करेगा, बहुत कम परसेंटेजेस के अंदर वो काम करेगा. आप कोई भी बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपके स्किल सेट्स हैं या नहीं है. ये वंस अगेन जो मैं रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा था, मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ या इसलिए मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये गलत बात है. मैं मैराथन भागना चाहता हूँ बट मेरी हालत नहीं है, मेरे को पता है कि मैं मैराथन नहीं भाग सकता. तो चाहने से कुछ नहीं होता है. यू नीड टू टेक अ लॉजिकल डिसीजन कि आप क्या कर सकते हो. मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, मैं आज से उसकी ट्रेनिंग चालू करूंगा और मैं अगले साल हो सकता है कि मैं उसके लिए केपेबल हो जाऊं. तो आप अपनी कैपेबिलिटी बनाइए, आप बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटी बनाइए, आप एंटरप्रेन्योर बनने की कैपेबिलिटी बनाइए, उसके बाद में आप वो बिजनेस चालू कीजिए. अपने चाह पे या मोटिवेशन पे जाने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि कर सकते हैं. तो इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, डू इट, बट दैट नीड्स अ वेरी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन. आप सोचिए कि क्या स्किल सेट है, क्या काबिलियत है आपकी, और फिर आप डिसाइड कीजिए. तो रवि ने आज हमें बताया कैसे उन्होंने अपना एडटेक स्टार्टअप बनाया, उसे सेल करा और कैसे 40 साल की उम्र में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. ये सारी टिप्स उन्होंने हमारे साथ शेयर करी हैं. और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और कोई सवाल है आपका रवि से तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, रवि उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे. थैंक यू रवि हमारे शो पर आने के लिए. प्लेजर टू बी हियर.